हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोमल की स्टेनोशाला। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी रेडी हैं। आज हम नया चैप्टर करेंगे, चैप्टर 6 विच इज फ्रेजियोग्राफी। नाउ व्हाट इज फ्रेजियोग्राफी? फ्रेजियोग्राफी इज राइटिंग टू और मोर वर्ड्स इन वन आउटलाइन विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल। यानी कि जब हम फ्रेजेस लिखेंगे तो फ्रेज होता क्या है? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सो ऐसे ही शॉर्टहैंड की आउटलाइन में जब हम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को एक ही सिंगल आउटलाइन में बनाएंगे तो उसे हम फ्रेजोग्राफी कहते हैं। और जो आउटलाइन एक पूरी फ्रेज को रिप्रेजेंट करती है उसे हम फ्रेजोग्राम कहते हैं। सो हम फ्रेजोग्राफी करते क्यों हैं? फ्रेजोग्राफी एक तो जब हम स्पीड पे लिखते हैं तो विदाउट पेन या पेंसिल को लिफ्ट किए हुए जब आउटलाइन बनाते हैं तो इट टेक्स लेस टाइम। सो और ईज ऑफ ज्वाइनिंग रहती है और लिखते टाइम फ्लुएंसी बनी रहती है, इसलिए हम फ्रेजोग्राफी ऑप्ट करते हैं। जो हमें पूरे सारे वर्ड्स अगर पूरे बनाएंगे तो हमारी स्पीड उतनी नहीं बढ़ पाएगी। जब हमें बहुत तेज स्पीड पे लिखना होता है तो हम बिना पेंसिल उठाए कई सारे वर्ड्स को एक साथ बनाते हुए चले जाते हैं, विच इज फ्रेजोग्राफी। अब फ्रेजोग्राफी लिखते तो हैं लेकिन उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि फ्रेजोग्राफी जो है वो इजी होनी चाहिए बनाने में, ज्वाइनिंग जो है वो इजी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है अगर हम मुश्किल आउटलाइन बनाते रह जाएंगे तो हम आउटलाइन बनाने में रह जाएंगे, वो आउटलाइन भी सही नहीं बनेगी और हमारा टाइम भी लग जाएगा। फ्रेजोग्राफी जो है वो इजी टू राइट होनी चाहिए। नंबर 2, वो लाइन पर प्रॉपरली पोजिशन होनी चाहिए ताकि पढ़ने में आसानी रहे। लिख तो हमने लिया बट ट्रांसक्राइब करते टाइम वो पढ़ने में आसान भी होनी चाहिए, लाइन पर प्रॉपर प्लेसमेंट होनी चाहिए और इजी टू रीड भी होनी चाहिए, लेजिबल होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने बहुत सारे वर्ड्स ज्वाइन तो कर दिए लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए तो व्हाट्स द यूज? हमारी जो फ्रेजोग्राफी है उसमें जो हमारी आउटलाइंस होती हैं दैट शुड बी प्रॉपरली लेजिबल। गॉट दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेजोग्राफी के कुछ रूल्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ही हम अपने फ्रेजेस बनाते हैं, वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। नंबर 1 इज कि मोस्टली फर्स्ट वर्ड ऑफ आवर फ्रेज इज मेंटेनिंग इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यानी कि फ्रेज में आने वाला जो पहला वर्ड है उसकी जो पोजीशन होती है हम मोस्ट कॉमनली उसे ही रिटेन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली बाकी की आउटलाइन फ्लो करती है। जैसे कि हाउ कैन दे, राइट। सो हाउ जो है दैट इज रिटन ऑन द लाइन, तो हाउ कैन ऐसे ही जाएगा एंड दे अकॉर्डिंगली नीचे आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? ऐसे ही अदर एग्जाम्पल इज आई हैव। आई लाइन के ऊपर रहता है तो हैव भी लाइन से ऊपर ही हम बनाएंगे। सो दिस इज आई हैव, ठीक है। और ऐसे ही कभी कभी, लेकिन सभी में नहीं, लेकिन कभी कभी हम आउटलाइन को, फर्स्ट वर्ड की पोजीशन को रीडेबिलिटी की ईज के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि आई थैंक यू, आई थिंक यू। अब आई थैंक यू, आई अबव, दोनों में ही आई अबव द लाइन ही होता है, लेकिन अगर हम आई थैंक यू और आई थिंक यू दोनों को अबव द लाइन लिखेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि क्या लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, आई थैंक यू, राइट, एंड आई थिंक यू के लिए आई थिंक यू ऑन द लाइन। गॉट दिस? ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं विद मच, विद विच एंड विद ईच, ठीक है। तो
हमारा जो विद मच है, दैट इज विद तो हमेशा ही लाइन से ऊपर आता है, पर जब हम विद मच को हम अबव द लाइन बना रहे हैं, दोनों ही चे से रिप्रेजेंट होते हैं, मच और विच दोनों ही। विद विच को हम ऑन द लाइन बना रहे हैं एंड विद ईच को हम थ्रू द लाइन बना रहे हैं, सो दैट मच विच ईच इनकी पोजीशन को हमने मेंटेन रखा है टू आइडेंटिफाई द आउटलाइंस फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, उसके बाद में शॉर्टनिंग साइंस ऑफ फ्रेजेस, यानी कि कुछ जगहों पे हम पूरा स्ट्रोक न बना के हम शॉर्टन कर देते हैं। जैसे आई को हम कैन से पहले, एम से पहले एंड विल जो एल से रिप्रेजेंट होता है, एल से पहले हम आई को ऐसे बनाने की बजाय एक सिंगल टिक से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आई कैन, आई कैन, बिकॉज ऑफ कैन कुछ नहीं होता है, वी कैन रिकॉग्नाइज दिस, आई कैन। एंड आई एम, आई ऐसे लिखते हैं, एम ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब हम इनको ज्वाइन करके लिखेंगे तो आई एम, समझ रहे हैं आप। ऐसे ही आई विल को हम अपवर्ड एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई और अपवर्ड एल, दिस विल रिप्रेजेंट आई विल। समझ आ गया आपको? आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज के मोस्टली vowels are not placed. Please mind that I am using the word most commonly or mostly, यानी कि ये hard and fast rule नहीं है। Sometimes we ignore the rules, but in most of the cases जब हम phrases लिखते हैं तो हम vowels place नहीं करते हैं। हमारी practice इतनी हो जाती है कि हम उन वर्ड्स को, उन फ्रेजेस को बिना वॉवल्स के भी पहचान लेते हैं विद देयर प्रॉपर पोजिशनिंग ऑन द लाइन। गॉट दिस? ऐसे ही अब आगे है कि ही, अगर आपका ही वर्ड जो है, ही एलोन, तो भी पूरा स्ट्रोक बनेगा, और अगर किसी फ्रेज के शुरू में आ रहा है, बिगिनिंग में आ रहा है, तो भी वो पूरा ही बनेगा। जैसे ही विल बी, ही विल के लिए एल एंड बी, ठीक है। लेकिन अगर ही मिडल में या एंड में आ रहा है तो ये इसके लोगोग्राम से रिप्रेजेंट होगा। लोगोग्राम इज छोटा सा ऑन द लाइन, ये जैसे अबव द लाइन ऑन होता है वैसे ही छोटा सा ऑन द लाइन ये ही के लिए यूज होता है। तो हम जैसे और एग्जांपल्स में बता देती हूं, ही मे बी, ही मे बी, ठीक है। लेकिन अगर मिडिल में आ रहा है, जैसे इफ ही मे, तो इफ थ्रू द लाइन ही के लिए छोटा सा ये टिक एंड मे, इफ ही मे, समझ रहे? ही शुड नो, he should know। लेकिन if he should know, तो if he should know। I hope this is clear। अब मच के लिए मोस्टली
तो हमारा आपने याद किया है अभी पिछले चैप्टर में कि मच के लिए हमारा अबव द लाइन चे लिखा जाता है, लोगोग्राम है, लेकिन सो मच और हाउ मच, इनमें हम मच की पूरी आउटलाइन बनाते हैं, यानी कि एम और चे से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एम चे, सॉरी चे, हाउ मच, हाउ एम चे, हाउ मच, राइट। अब बात करते हैं वर की, WERE, वर, ठीक है। तो वर को हम अपवर्ड वे प्लस रे और डाउनवर्ड आर दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? जहां पर जैसे बनाना इजी हो, जैसे दे वर, लेकिन यू वर, इसके साथ W रे नहीं बनेगा, इसके साथ डाउनवर्ड आर इजीली जा रहा है, ठीक है। जैसे वी वर, तो वी वर, लेकिन इफ ही वर, हमने अभी बात करी थी कि अगर हमारा मिडल में ही आ रहा है तो फ्रेज में हम उसको टिक एच से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इफ ही वर, क्लियर है। अब हिम, अगर हम फ्रेज में हिम लिखते हैं तो हम हिम के लिए, हिम वाली फ्रेजेस में डॉट वॉवल, ई वाला डॉट वॉवल यूज करते हैं। क्यों? ताकि हम उसको मी से कंफ्यूज ना करें। जैसे ऑफ हिम, तो ऑफ हिम डॉट लगा देंगे ताकि हम इसको आई एम से कंफ्यूज ना करें या आई मे से कंफ्यूज ना करें। टू हिम, टू हिम डॉट लगा देंगे ताकि हम इसको टू मी ना पढ़ें। अब है टिक द, हम शॉर्ट हैंड में द के लिए अभी हमने पढ़ा था कि हम द को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द लाइन डॉट से, ठीक है। लेकिन बाकी वर्ड्स के साथ फ्लो में अगर द आ रहा होता है तो हम द को, जो उसका प्रीसीडिंग कॉन्सोनेंट है, प्रीसीडिंग आउटलाइन है, स्ट्रोक है, उसके बाद एक अपोजिट डायरेक्शन में स्मॉल टिक से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे ऑफ द, टू द, ऑफ हम ऐसे लिखते हैं तो इसमें इस तरीके से ऑपोजिट टिक लगा देंगे डाउनवर्ड, तो ये ऑफ द, टू द, टू द, ठीक है। ऐसे ही शुड द, शुड द, ठीक है। विद द, विद अबव द लाइन द, ठीक है। बाय द, बाय अबव द लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन में द, इफ द, इफ द, for the, for the, have the, have, oh, have the, ठीक है।
और अपवर्ड कैसे लिखेंगे, जैसे बियॉन्ड द, बियॉन्ड अबव द लाइन है, अपवर्ड टिक, ठीक है। हाउ द, एक और चीज कि जो टिक द है वो कभी भी किसी फ्रेज में बिगिनिंग में यूज नहीं होता है, ठीक है। और एक और चीज, कुछ एक फ्रेजेस हैं जैसे हम ऑन द लिखते हैं, ऑन द, तो ऑन हम ऐसे लिखते हैं, द ऐसे जाएगा, लेकिन हम क्लियरली समझने के पर्पज से इसको थोड़ा सा स्लेंट बना देते हैं, ठीक है, ताकि आई से हमको कंफ्यूज ना करे। ऐसे ही बट द के लिए भी, बट द, तो बट द थोड़ा सा स्लेंट इसको बना देंगे, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं वापस से एक बार कह रही हूँ कि आपकी डिक्टेशंस प्रैक्टिस करने से पहले आप लोग जो आपका ग्रामरलॉग्स का सेट है वो प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन जो फ्रेजेस हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आ गया होगा। आई वुड अगेन रिटरेट कि हम जब फ्रेजोग्राफी करेंगे तो हमें जो चीजें ध्यान रखनी है, दैट इज हम फ्रेजेस को बिना पेन या पेंसिल उठाए हुए बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, लाइन पर प्रॉपर पोजीशनिंग रखेंगे। नंबर 3, हमारी जो फ्रेजेस हैं वो इजीली रीडेबल होनी चाहिए व्हाइल ट्रांसक्राइबिंग। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर विद समवन हु मे नीड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।